नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरे और आप देख रहे हैं द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे बात करें समाज शास्त्र की या फिर अर्थशास्त्र की, दोनों ही जगह कार्ल मार्क्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि समाजवाद हो या साम्यवाद, दोनों में ही कार्ल मार्क्स एक अग्रदूत की भांति नजर आते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स को ही आधुनिक समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है। इसीलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स का विकास सिद्धांत। हर बार की तरह हम इस बार आपको नोट्स के ज़रिए नहीं समझाने वाले हैं, बल्कि हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग में हम आपको बुक के ज़रिए समझाएंगे, जिससे आप बुक रीडिंग भी आसानी से समझेंगे और समझेंगे कि बुक पढ़ते पढ़ते किस तरह चीज़ों को आसानी से समझें। इसके साथ ही हम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और आखिर तक आपके बने रहने की कामना करता हूँ। बुक है यूनिफाइड इकोनॉमिक्स बीए फाइनल ईयर, राइटर है अनुपम गोयल और पब्लिकेशन शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी। वैसे तो यह विषय हर कक्षा, हर परीक्षा और हर बच्चा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6, कार्ल मार्क्स का विकास सिद्धांत, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। दास कैप माफ कीजिए, कार्ल मार्क्स को आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कार्ल मार्क्स को आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता यानी पिता कहा जाता है। फादर ऑफ, क्या कहते हैं समाजवाद को अंग्रेजी में? सोशल साइंस? पता नहीं जी, आप पता कीजिए। उन्होंने अपनी पुस्तक उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीवाद का बड़ी गहराई से अध्ययन किया है तथा इसमें उन्होंने पूंजीवाद के दोषों को बताने की प्रक्रिया का निरूपण किया है। दास से ही समझ में आता है। आप हिंट के लिए दास को ही समझ लें, क्योंकि ये गरीब लोगों के मसीहा थे। मतलब ये निर्धन वर्ग के बड़े हितैषी थे और मजदूरों के लिए काम करते थे, और इन्होंने पूंजीवाद के विकल्प के रूप में समाजवाद को बढ़ावा दिया। और इन्होंने बताया कि पूंजीवाद किस तरह से समाज के लिए गलत है और पूंजीवाद कुछ ही लोगों के हाथों में रहता है, जबकि समाजवाद में सभी समाज के लोगों का, संपूर्ण समाज जो कि जाति धर्म से बिल्कुल अलग होता है, समाज मतलब देश के सभी लोग, समाज का अधिकार होता है। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार उन्होंने समाजवाद को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से विश्व के मजदूरों एक हो जाओ शब्दों में श्रमिक वर्गों को क्रांति के लिए आह्वान किया है। क्या कहा है उन्होंने? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। यह बात किसने कही? कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पर हमने 3 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। क्या है? वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। हु इज फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइंस? आंसर है कार्ल मार्क्स। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। उन्होंने नारा क्या दिया? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। सॉरी। कार्ल मार्क्स के विचार व्यापक हैं, परंतु उनके दर्शन को जिस पर उनका विकास सिद्धांत आधारित है, सुविधा की दृष्टि से नीचे दिए गए भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? ये एक भाग, इधर साइड दूसरा भाग, 3, 4, 5। हम 5 भागों में इनके सिद्धांत को पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स की एक फैंटेस्टिक बात आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी ये विशेषता है कि चाहे कितनों से कितनों महान आदमी भी हो ना, उसके सिद्धांत की आलोचना जरूर हो जाती है। यही इकोनॉमिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है जी। आइए देखते हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। भौतिक किसे कहते हैं?
भौतिक मतलब जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं, भौतिक, है ना। अब इसको क्या कहेंगे, मैटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। सच में यार बहुत अच्छी इंग्लिश मेरी। अब आगे देखते हैं। मार्क्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। यह समाज के जीवन, आधार एवं उद्गम को व्यक्त करती है। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक घटनाएं समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य निरंतर संघर्ष का परिणाम है और इस संघर्ष का मुख्य कारण उत्पादन, रीति एवं विनिमय में परिवर्तन है। क्या कहा इन्होंने, ऐतिहासिक घटनाएं समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य निरंतर संघर्ष का परिणाम है और इस संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, उत्पादन, रीति एवं विनिमय में परिवर्तन है। उत्पादन रीति मतलब जो तकनीकें होती हैं, मशीनें होती है, और विनिमय मतलब आदान प्रदान, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसके कारण ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती है। दोस्तों साथ ही साथ वीडियो शुरू होने के साथ ही मुझे एक अपील करनी थी जो मैं भूल गया। मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें। और क्या बोल दिया है मैंने। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं लाइनों को पढ़ रहा हूँ आप भी उसी तरह से पढ़ें, और अगर मैं किसी लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूँ तो आप भी पढ़ें, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला कि उसे देखना, दूसरा उसे बोलना और तीसरा उसे लिखना। इससे आप चीज़ों को याद कर पाते हैं। और भी चीज़ मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताऊंगा जो आपको पढ़ने में बहुत मदद करेंगी। आइए अब आगे देखते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समाज में लोगों की उत्पादन योग्यता का एक स्तर होता है। यह यंत्रों, मशीनों, प्राकृतिक साधनों, कच्चा माल आदि पर निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त यह उत्पादन के अनुभव, ज्ञान, श्रम, कौशल आदि से युक्त लोगों पर निर्भर करता है। यह दोनों मिलकर उत्पादन की शक्तियाँ कहलाते हैं। उत्पादन की शक्तियाँ कौन कौन कहलाते हैं, यंत्र, मशीन, प्राकृतिक साधन, कच्चा माल और उत्पादन के अनुभव, ज्ञान, श्रम, कौशल आदि से युक्त मनुष्य दोनों मिलकर उत्पादन की शक्तियाँ कहलाते हैं। क्योंकि ये दोनों ही नहीं होंगे तो उत्पादन होगा ही नहीं। अगर अच्छी मशीन नहीं होगी तो उत्पादन कैसे बेहतर होगा। अगर प्राकृतिक साधन या कच्चा माल नहीं होगा तो भी उत्पादन नहीं होगा। अगर ये सब कुछ है लेकिन उत्पादन के अनुभव, ज्ञान, श्रम और कौशल वाले लोग ही नहीं होंगे तो आप उत्पादन कैसे बेहतर करेंगे। जैसे कि भारत के विषय में कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत के पास अपूर्ण मतलब बहुत सारा कच्चा माल तो है, प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन इनका उपयोग करने के लिए कुशल लोग नहीं हैं। अब आगे देखते हैं। मार्क्स के अनुसार यह उत्पादन शक्तियाँ ही निर्धारित करती है कि व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करेगा। सिंपल है, अगर किसी देश के पास उत्पादन साधन, मशीन, प्राकृतिक साधन या कच्चा माल बेहतर है और उसके साथ साथ अनुभवी और ज्ञान व कौशल से युक्त लोग भी हैं तो वहाँ बेहतर उत्पादन होगा, और जब बेहतर उत्पादन होगा तो लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। जीवन निर्वाह हेतु किसी न किसी आर्थिक क्रिया में संलग्न रहना मनुष्य के लिए जरूरी है। जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। माफ कीजिए, जुकाम से पीड़ित हूँ मैं इस वक्त। जीवन निर्वाह हेतु व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक क्रिया में संलग्न रहता है, क्योंकि उसे खाना पीना जरूरी है, इसलिए खाने के लिए उसे कमाना जरूरी है। व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु वह मिलकर या सामाजिक रूप में उत्पादन विनिमय करते हैं। मतलब एक दूसरे से, जैसे कि मैं दुकान गया, दुकान वाले को पैसे की आवश्यकता है और मुझे सामान की आवश्यकता है, तो मैं उसे पैसे दूंगा, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, वो मुझे सामान देगा और मेरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। इस तरह लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मिलकर या सामाजिक रूप में एक दूसरे का
उत्पादन व विनिमय करते हैं। उदाहरण के लिए एक किसान को भी उपकरणों उर्वरकों के लिए इनका उत्पादन करने वाले कारखानों या व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। इसके अतिरिक्त उसे साबुन, नमक, कपड़े आदि की भी आवश्यकता होती है, जो दूसरे लोग उत्पादित करते हैं। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सिंपल है जी। आपने मतलब आपके पैंट शर्ट, आपकी जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं वो आपने खुद से नहीं बनाई हैं, बल्कि आप उनके लिए दूसरों पर निर्भर हैं। इसी तरह लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इससे ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं से आशय है भौतिक संपदा। भौतिक संपदा मैंने आपको पहले भी समझाया हूँ। वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय संबंध, माफ कीजिए, वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया में लोगों के बीच जो संबंध बनते हैं वे उत्पादन संबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादन संबंध। उत्पादन संबंध किसे कहते हैं? वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया में लोगों के बीच जो संबंध बनते हैं, जो सामाजिक संबंध बनते हैं, उन्हें उत्पादन संबंध कहते हैं। उत्पादन संबंध सदैव संपत्ति संबंध होते हैं, मतलब सदैव धन वाले संबंध होते हैं। और उत्पादन साधनों तथा उत्पादों के स्वामित्व के स्वरूप से जुड़े होते हैं। उत्पादन संबंध पारस्परिक सहायता अथवा शोषण पर आधारित होते हैं। शोषण पर आधारित होते हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। माफ कीजिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन के साधनों, भूमि, खनिज, जंगल, कल कारखानों, उपकरणों आदि पर किसका स्वामित्व है। जब उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के अधिकार में होते हैं, तब मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण, प्रभुत्व व अधीनता के संबंध स्थापित हो जाते हैं। जैसा कि पूंजीवाद में होता है, वह मनुष्य उत्पादन के साधनों से वंचित होते हैं तथा उन्हें पूंजीपतियों के लिए काम करने को विवश होना पड़ता है। इसके विपरीत समाजवाद में उत्पादन साधन सामाजिक संपत्ति होते हैं, इसलिए वह शोषण नहीं होता है और लोगों के बीच पारस्परिक सहयोग व सहायता के संबंध बने रहते हैं। अब इस बिंदु को समझाना है। इस बिंदु में क्या कहा है कार्ल मार्क्स ने? उन्होंने कहा है कि जो उत्पादन के साधन हैं, पूंजीवाद में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों का ही उत्पादन पर साधन होता है और अन्य वर्ग केवल उन पर आश्रित होते हैं और उनके गुलामों की तरह जीवन यापन करते हैं। जबकि समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र का नियंत्रण होता है और सामाजिक एवं सार्वजनिक संपत्ति होते हैं उत्पादन के साधन। यह उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद में पूंजीपति, कुछ गिने चुने पूंजीपति ही पूरे उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करते हैं, जिसके कारण वे मजदूरों का शोषण भी करते हैं। उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध मिलकर उत्पादन रीति का निर्माण करते हैं। उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध, मुझे आवश्यकता नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा, फिर भी मैं आपके सामने रट कर दूं कि उत्पादन शक्तियाँ मतलब कच्चा माल, प्राकृतिक साधन, मशीनें और इनका उपयोग करने वाले मनुष्य मिलकर कहलाते हैं। और उत्पादन संबंध से आशय वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग करने वाले लोगों के बीच जो सामाजिक संबंध बनता है ना, उसे उत्पादन संबंध कहते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पादन रीति का निर्माण करते हैं। यद्यपि उत्पादन शक्तियाँ तथा उत्पादन संबंध उत्पादन रीति के अलग अलग पहलू हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना? अगर पढ़ते होंगे तो आप फायदे में हैं। उत्पादन शक्तियाँ तथा उत्पादन संबंध उत्पादन रीति के अलग अलग पहलू हैं, परंतु ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्योंकि दोस्तों,
जब माल ही नहीं होगा तो उत्पादन किसका करोगी जी। और जब उत्पादन हो जाए, जब कच्चा माल और उन्नत मनुष्य मिलकर उन्नत चीज़ें बना ले, और अगर उपभोग करने के लिए लोग ही ना हो, उसका विनिमय ही ना हो, तो फिर क्या मतलब। इसलिए उत्पादन संबंध और उत्पादन शक्तियाँ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जहाँ अच्छा उत्पादन होता है वहाँ पर अच्छा उपभोग भी होगा, लेकिन अगर अच्छा उत्पादन नहीं है तो वह उपभोग को प्रभावित करेगा। दोनों ही समाज के ऐतिहासिक विकास के क्रम में विकसित होते हैं। उत्पादन शक्तियाँ उत्पादन रीति का अधिक गतिशील घटक होते हैं। वह निरंतर परिवर्तित होती रहती है क्योंकि लोग निरंतर उपकरणों को उन्नत करते रहते हैं तथा उत्पादन अनुभव संचित करते रहते हैं। उत्पादन शक्तियाँ क्यों परिवर्तित करती रहती है? क्योंकि लोग अपने कौशल मतलब अपनी तकनीक को, अपनी मशीनों को बदलते रहते हैं और नई तकनीकों को अपनाते हैं। जैसे कि आज से 20 साल पहले हमारी तकनीकी स्तर क्या था और आज हमारी तकनीकी स्तर क्या है, आप देख सकते हैं। इससे उत्पादन शक्तियाँ बदलती हैं। जब उत्पादन शक्तियाँ परिवर्तित होती हैं तो यह कहीं ना कहीं उत्पादन संबंध को भी परेशान करती है, मतलब इन्हें भी परिवर्तित होना पड़ता है। उत्पादन संबंध भी उत्पादन शक्तियों के विकास के स्तर के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उन्हें प्रभावित भी करते हैं, परंतु सदैव उसके अनुरूप परिवर्तित नहीं होते हैं। जब उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के विकास के अनुरूप होते हैं तो वह अंततः विकास में सहायक होते हैं, जैसा कि समाजवादी देशों में होता है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी देशों में उत्पादन शक्तियाँ भले ही परिवर्तित कितना ही हो जाए, लेकिन उत्पादन संबंध उतने ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसा कि समाजवादी देशों में होता है। इसके विपरीत जब उत्पादन संबंध उत्पादन शक्तियों के विकास के स्तर के अनुरूप नहीं होते हैं, उत्पादन संबंध उत्पादन शक्तियों के विकास के अनुरूप नहीं होते हैं तो वह उत्पादन के विकास के अवरुद्ध कर देते हैं, उत्पादन के विकास को अवरुद्ध कर देते हैं। इसका उदाहरण समकालीन पूंजीवादी देशों में देखने को मिलता है, जहां आर्थिक उच्चावचनों के परिणाम स्वरूप मंदी छा जाती है और लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर उत्पादन संबंध माफ कीजिए, उत्पादन संबंध अगर उत्पादन शक्तियों के विकास के स्तर के अनुरूप नहीं होते हैं, जैसे कि हम उदाहरण के लिए देखें तो हम पूंजीवादी देश की बात करें तो हम इसके उदाहरण में अमेरिका को लेते हैं। यहाँ पर हम पाते हैं कि अगर किसी बड़ी कंपनी में कोई परेशानी हो जाए तो वह पूरे मार्केट को प्रभावित कर देती है और उसके साथ साथ वह उत्पादन शक्तियों को भी प्रभावित कर देती है, जिससे क्या होता है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और बाजार में मंदी छा जाती है। यहाँ पर वे कहना चाह रहे हैं कि पूंजीवादी देशों में कुछ लोगों पर ही पूंजीवाद निर्भर होता है, जिसके कारण भी कुछ लोग अगर प्रभावित होते हैं तो पूरा बाजार, पूरा राष्ट्र प्रभावित हो जाता है। जबकि समाजवाद में ऐसा नहीं होता। उत्पादन शक्तियों के विकास का एक निश्चित स्तर अपने अनुरूप उत्पादन संबंधों की अपेक्षा रखता है। उत्पादन शक्तियों के विकास का एक निश्चित स्तर अपने अनुरूप उत्पादन साधनों की अपेक्षा रखता है। जब उत्पादन संबंध उत्पादन शक्तियों के विकास से पिछड़ जाते हैं, जब उत्पादन संबंध उत्पादन शक्तियों के विकास से पिछड़ जाते हैं और उनके विकास को अवरुद्ध करने लगते हैं तो उनका स्थान अनिवार्य रूप से नए उत्पादन संबंध ले लेते हैं। इसका मतलब है माफ कीजिए, यह परिवर्तन सदैव सामाजिक लगते हैं तो उनका स्थान अनिवार्य रूप से माफ कीजिए, यह संबंध सदैव सामाजिक क्रांति के माध्यम से आता है। जब एक बड़ा बदलाव होता है, क्रांति किसे कहते हैं, जब अचानक एक बड़ा परिवर्तन हो जाए उसे क्रांति कहते हैं।
जैसे कि उत्पादन संबंध एकदम से बढ़ जाए उत्पादन शक्ति से और नई तकनीकों के जरिए, तो वह क्रांति कहलाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि वे सामाजिक वर्ग जिनके हित पुराने उत्पादन संबंधों से पूरा होते हैं, वे स्वेच्छा से अपनी स्थिति नहीं त्यागते। क्या है? ऐसा इसलिए होता है कि वे सामाजिक वर्ग जिनके हित पुराने उत्पादन संबंधों से पूरा होते हैं, वे स्वेच्छा से अपनी स्थिति को नहीं त्यागते हैं। पूंजीवाद में ऐसा होता है। पूंजीवाद में क्या होता है? जैसे कि किसी बिजनेसमैन का फायदा हो रहा है कि वो उद्योग में पुरानी ही तकनीक को अपनाए, तो पूरा प्रयास करता है कि वह पुरानी ही तकनीक को चलने दे, और वो ऐसे में उस मार्ग को अवरुद्ध करता है, और जिसके चलते सामाजिक वर्ग प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ, पूंजीवाद में पूंजीपति अपने कारखाने, रेल मार्ग, उपकरण आदि स्वेच्छा से नहीं छोड़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा। इन पर उनका निजी स्वामित्व, उनके लिए मजदूरों का शोषण करना व अपनी ऐशो आराम की जिंदगी संभव बनाना इनके जरिए जरूरी होता है। अतः पुराने उत्पादन संबंध हो जिन्होंने उत्पादन शक्तियों के विकास को अवरुद्ध करना प्रारंभ कर दिया कि प्रतिस्थापना के लिए ऐसी सामाजिक शक्ति आवश्यकता होती है जो माफ कीजिए, बैंड बजी पड़ी है दोस्तों। बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है यार। आगे देखते हैं। अतः पुराने उत्पादन संबंधों जिन्होंने उत्पादन शक्तियों के विकास को अवरुद्ध करना प्रारंभ कर दिया है कि प्रतिस्थापना के लिए ऐसी सामाजिक शक्ति की आवश्यकता होती है जो मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण के संबंधों का उन्मूलन करने में समर्थ हो। पूंजीवादी समाज में मजदूर वर्ग ही ऐसी शक्ति है। मतलब पूंजीवाद में जब तक मजदूर क्रांति नहीं करता तो पूंजीवाद समाजवाद में परिवर्तित नहीं हो सकता। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार समस्त इतिहास में विकास का चक्र निश्चित है, जिसमें सर्वप्रथम प्रगतिशील, फिर संस्थागत परिवर्तन, तब पुनरुत्थान और अंत में क्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या कहा इन्होंने? समस्त इतिहास में विकास का चक्र निश्चित है, जिसमें सर्वप्रथम प्रगतिशील विकास होता है, फिर उसके बाद संस्थागत परिवर्तन होते हैं, फिर उसके बाद पुनरुत्थान होता है, मतलब फिर से नए परिवर्तन होते हैं, और जब फिर से नए परिवर्तन होते हैं तो उसका परिणाम क्रांति होती है। मार्क्स का कहना है कि प्राचीन साम्यवाद से लेकर दास समाज, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद व साम्यवाद का जो रूप परिवर्तित होता जा रहा है वह कोई अनोखी घटना न होकर एक स्वाभाविक घटना है। क्या प्रक्रिया बताई है इन्होंने? प्राचीन साम्यवाद, फिर दास समाजवाद सामंतवाद में पलटा, फिर सामंतवाद पूंजीवाद में पलटा, और इन्होंने कहा कि पूंजीवाद आखिर में मिटकर बनेगा समाजवाद, और समाजवाद बनेगा साम्यवाद। साम्यवाद जो कि रूस और चीन में है। भारत इनमें से कौन सी व्यवस्था अपनाता है? तो बता दें आपको कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाता है। मतलब भारत समाजवाद भी है और भारत पूंजीवाद भी है। ठीक है, समाजवाद हमारी सरकारें हैं और पूंजीवाद अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोग हैं। का जो रूप परिवर्तित होता जा रहा है वह कोई अनोखी घटना ना होकर एक स्वाभाविक घटना है, एक प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। अब इसके बाद हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कार्ल मार्क्स का दूसरा सबसे अच्छा बिंदु माना जा सकता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाँ, ये थोड़ी सरल अंग्रेजी है इसलिए बोल देता हूँ। थ्योरी ऑफ सप्लाई, अरे यार फिर गलत कर दिया। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। दोस्तों आप भी देखिए मेरे साथ, और आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब भी आप किताब को पढ़ें तो कोशिश करें कि आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ें। जैसे कि मैं अभी थोड़ा तेज पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले 2-3 बार इस
अध्याय को पढ़ चुका हूँ ताकि आपको मैं आसानी से समझा पाऊँ। इसीलिए किसी भी चीज़ को, किसी भी लेसन को याद करने से पहले, रट्टा मारने से पहले 2-3 बार धीरे धीरे पढ़ें ताकि वो आपको समझ में आ जाए। और किसी समझी हुई चीज़ को अगर रट्टा मारते हैं आप, तो उसमें कोई गलत नहीं होता और वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है। और वहाँ पर अच्छाई ये रहती है कि आपने उसे रट्टा मारा है लेकिन आप उसे समझते भी हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कई बार लोग करते हैं कि उन्हें चीज़ें समझ में तो नहीं आती लेकिन एग्ज़ाम के डर से वे उसे रटना भिड़ जाते हैं, जो कि गलत होता है। इसलिए चीज़ों को समझने के लिए उसे धीरे धीरे पढ़ें। माफ़ कीजिए, आगे देखते हैं। अतिरेक मूल्य का सिद्धांत मार्क्स के मूल्य सिद्धांत पर ही आधारित है। किस पर आधारित है, क्या आधारित है? अतिरेक मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के मूल्य सिद्धांत पर ही आधारित है। मूल्य सिद्धांत पर ही आधारित है क्या? अतिरेक मूल्य का सिद्धांत। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। जरा लाइट ऑन कर दूं यार। या अतिरेक मूल्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? कार्ल मार्क्स के मूल्य सिद्धांत पर ही आधारित है। और पूंजीवाद में श्रम के शोषण की व्याख्या करता है। ये पूंजीवाद के खिलाफ है इनका सिद्धांत। आप देखेंगे कार्ल मार्क्स की हर बात पूंजीवाद के खिलाफ समझ में आएगी आपको, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये वास्तविकता भी है। खैर हम आलोचना में और आगे समझेंगे। किसकी व्याख्या करता है मूल्य के सिद्धांत? श्रम के शोषण की व्याख्या करता है। और ये काफ़ी अच्छे से भी मैं समझाऊंगा। मैं आपको पढ़ने से पहले ही समझा देता हूँ। जैसे कि मैं आपके घर नौकरी करता हूँ, मतलब एक प्रकार से मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं आपका नौकर हूँ जी, मान लीजिए, है ना। अब आपने कहा कि विकास बेटा पोछा लगा देना, खाना बना देना और झाड़ू लगा देना, मैं तुमको 200 रुपये दूंगा या दूंगी। ठीक है, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल कर दूंगा। आपने पूरे दिन के लिए मुझे 200 रुपये दिया और ये 3 काम करने के लिए दिए, खाना बनाना, झाड़ू लगाना और पोछा लगाना, है ना। अब 8 घंटे के दिन में या फिर 12 घंटे के दिन में मैंने इस काम को 3 घंटे में ही निपटा दिया। इसके बाद क्या हुआ? आपने कहा बच्चों के बाल काट दो, दादाजी की दाढ़ी बना दो, पेड़ों को काट दो, गाड़ी को धो दो, इतने सारे काम और मुझे दे दिए। और इसके बदले में मुझे अठन्नी भी नहीं दिए। आपने तो मुझे पैसे सिर्फ 3 काम के लिए दिए थे, लेकिन आपने मुझसे 6-7 काम करवा लिए। और तो जो बात ऐसी है कि आपने मुझे कुछ सीमित कामों के लिए पैसे दिए, वेतन दिए, लेकिन आपने मुझसे ज़्यादा काम करवाया। इसका मतलब क्या है? आपने मेरा शोषण किया। ये बात कार्ल मार्क्स कहना चाहते हैं कि जो उद्योगपति होते हैं वे तकनीकों में विकास करके नई नई मशीनें लगाकर ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं, कार्य के समय सीमा बढ़ाकर ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन मजदूरों को उसके एवज में पैसे बहुत कम मिलते हैं। अब पढ़ते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में संपूर्ण समाज 2 वर्गों में विभाजित होता है। पूंजीपति जिनके पास उत्पादन के समस्त साधन होते हैं। यहाँ पूंजीवाद की बात हो रही है, क्योंकि समाजवाद में उत्पादन के साधन तो समाज के पास होते हैं, और पूंजीवाद में केवल पूंजीपतियों के पास ही उत्पादन के समस्त साधन होते हैं। तथा दूसरा श्रमिक वर्ग जो अपना श्रम बेचकर तथा साधन रहित होते हैं और अपना श्रम बेचते हैं, मतलब नौकरी करते हैं। पूंजीपति अपने पास उपलब्ध प्राकृतिक एवं पूंजीगत साधनों की सहायता से उत्पादन बढ़ाते हैं, जो श्रमिकों की आपूर्ति से कहीं अधिक होता है। समझ रहे हैं ना आप? अर्थात पूंजीपति श्रमिकों के जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं एवं अपने साधनों में मशीन, यंत्र, कच्चा माल की कीमतों से कहीं अधिक उत्पादन करते हैं। ये रही ना बात पते की।
मतलब मजदूरों को जितनी पारिश्रमिक नहीं देते हैं उससे ज़्यादा वे उनसे उत्पादन करवा लेते हैं। ये सिंपल सा देखा होगा आपने, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पर कर्मचारियों को भैया फ़ोन रखना भी अलाउ नहीं होता है, और अगर खाना खाने के लिए भी जा रहे हैं तो सीमित टाइम होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो मालिक होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों से काम लेना चाहता है, इसलिए वो कटौती करते रहता है और छोटी छोटी छूटों को रोक देता है। मार्क्स ने इसे ही अतिरिक्त मूल्य कहा है। पूंजीपति इसे लाभ, ब्याज व लगान के रूप में प्राप्त करते हैं। ज़्यादा उत्पादन होगा तो लाभ होगा, जब लाभ होगा तो निवेश करेगा, जब निवेश करेगा तो उसके पास ब्याज आएगा, जब ब्याज आएगा तो टैक्स भी लगा सकता है, कहीं लगान वसूल सकता है, के रूप में प्राप्त होगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति श्रम को भी एक वस्तु की भांति क्रय करते हैं। ये सिंपल है और ये होता भी है। मतलब जो पूंजीपति होते हैं उनके लिए मजदूर मात्र पैसे फेंकने पर ही उपलब्ध हो जाते हैं, वे ऐसा समझते हैं। उनके लिए श्रम एक खरीदी जाने वाली वस्तु होती है। जिस प्रकार मशीन को चलाने के लिए ईंधन या विद्युत की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार श्रमिक से कार्य करवाने के लिए इतनी मजदूरी देनी पड़ती है कि जिससे वह अपना न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करके जीवन निर्वाह कर सके। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति जब श्रमिकों की सहायता से उत्पादन करता है तो श्रमिक कुछ घंटे कार्य करके ही अपने जीवन निर्वाह करने लायक उत्पादन कर लेता है, जैसे मैंने आपको समझाया। परंतु पूंजीपति उत्पादन को यही न रोककर श्रमिकों से कुछ और समय तक कार्य अर्थात उत्पादन कराता है। इस अतिरिक्त उत्पादन के बदले श्रमिकों को कोई पुरस्कार नहीं मिलता। यानी कि मैंने जो आपके घर में अतिरिक्त काम किया उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला। इसे उन्होंने अतिरिक्त मूल्य कहा है, जिसे पूंजीपति स्वयं हड़प जाता है और इस प्रकार श्रमिकों का शोषण करता है। इससे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। ये उदाहरण अगर आपने अभी तक नहीं समझा होगा तो आप इस उदाहरण को ध्यान से समझें ताकि आप अतिरिक्त मूल्य को भी समझ सकते हैं। एक पूंजीपति किसी वस्तु के उत्पादन हेतु 10 घंटे कार्य करवाता है, परंतु श्रमिक जीवन निर्वाह लायक वस्तु 6 घंटे में ही उत्पादित कर लेता है। इस प्रकार पूंजीपति श्रमिक से 10 घंटे कार्य करवाकर उससे 6 घंटे की ही मजदूरी देता है और शेष 4 घंटे की मजदूरी जो कि अतिरिक्त मूल्य है उसे अपने पास रख लेता है। अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न होने के लिए उन्होंने कच्चा माल, पूंजीगत यंत्र, उपकरणों की तुलना में श्रमिकों का योगदान ही प्रमुख माना है। मार्क्स के अनुसार श्रमिक मशीनों की सहायता से ही अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करते हैं, मशीनें स्वयं कुछ भी उत्पादित नहीं करती।